10th क्लास NCERT बुक्स का है, चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, एक्सरसाइज 8.1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। तो सबसे पहले हम लोग एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे जिसका राइट एंगल क्या होगा? बी होगा। चलिए हम लोगों ने एक ट्रायंगल बना लिया, राइट ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट बी। तो सबसे पहले आप बनाएंगे एक राइट ट्रायंगल। गिवन है राइट एंगल एट बी। ये बी आपका क्या हो गया? 90 डिग्री। ABC कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें गिवन है AB इक्वल 24 सेंटीमीटर। AB ये है ना, इसको आप लिख दें 24 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ BC इक्वल 7 सेंटीमीटर। ये है BC। BC की वैल्यू यहाँ पे BC लिखते हैं 7 सेंटीमीटर, लिख दिया। क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन साइन A कॉस A साइन C कॉस C। जो भी निकालना हो, इस राइट ट्रायंगल में आप देखेंगे दो साइड तो पता आपको, एक परपेंडिकुलर तो दूसरा ये बेस हो गया। 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है? हाइपोटेनस। हाँ, तो हाइपोटेनस हम लोग को क्या करना होगा? पहले निकालना होगा। अब हम हाइपोटेनस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस का? लिख देते हैं यहां पे, हाइपोटेनस इक्वल अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, राइट। हाइपोटेनस क्या है? AC। तो हम लोग लिखते हैं सिंस AC इक्वल अंडर रूट, AC क्या है? हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस इक्वल अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या होगा? AB। ये हो गया AB स्क्वायर और बेस क्या हो गया? BC। लिख देते हैं BC स्क्वायर। अब AB की वैल्यू आपको पता है 24 सेंटीमीटर, ये हो गया 24 स्क्वायर। और BC की वैल्यू आपको पता है 7 सेंटीमीटर, ये हो गया 7 स्क्वायर। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। 24 का स्क्वायर क्या होगा? 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। ऐड कर देंगे, ये ऐड करने पे कितना आ रहा है? 625, राइट। और 625 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? इसका स्क्वायर रूट हो गया 25। तो AC की वैल्यू आपको मिल गया 25 सेंटीमीटर। इसको AC की जगह पे लिख देते हैं 25 सेंटीमीटर, राइट। क्वेश्चन जो था उसी के हिसाब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। क्वेश्चन था इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। तो हमने ट्रायंगल ABC बना दिया और कह रहा है कि राइट एंगल जो है वो B है, तो B को हमने राइट एंगल बना दिया। अब आपका दिया हुआ है AB 24 सेंटीमीटर, तो AB को लिख दिया 24 सेंटीमीटर। BC 7 सेंटीमीटर, तो BC को लिख दिया 7 सेंटीमीटर। और बाकी आगे क्वेश्चंस आपका है, आपको डिटरमाइन करना है कि साइन A कॉस A ये सब का वैल्यू क्या होगा। किसी भी ट्रायंगल में साइन A कॉस A साइन C tan B कुछ भी अगर फाइंड करनी हो तो उसके लिए तो यही तीन साइड्स आपको पता होना चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। तो अगर C लेते हैं तो C के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा। हाइपोटेनस नहीं पता था, हाइपोटेनस के फॉर्मूला से हाइपोटेनस निकाल लिए। अब जो हमें ढूंढना है क्वेश्चन नंबर 1 में, ये है आपका साइन A। अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? आप जानते होंगे, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसको लिख देते हैं साइन A इक्वल P/H। अब A के लिए परपेंडिकुलर ढूंढना होगा ना,
ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, जो एंगल हम लोग लेते हैं उस एंगल के सामने वाला साइड जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर। यहां पे एंगल ए है तो ए के लिए सामने वाला साइड कौन सा है, बीसी, तो ए के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, लिख देते हैं बीसी। और हाइपोटेनस क्या होगा, हाइपोटेनस तो 90 डिग्री के सामने वाला ही होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हो गया AC, तो इसको लिख दिए BC बाई AC। और BC का वैल्यू क्या है, BC का वैल्यू आपको पता है 7, और AC का वैल्यू आप ढूंढ चुके हैं, निकाल चुके हैं, उसका वैल्यू है 25। तो साइन A इक्वल टू हो गया 7/25, राइट। ठीक उसी तरह से ढूंढना है आपको cos A, तो cos A का फॉर्मूला लिखेंगे, cos A इक्वल क्या होता है, cos थीटा इक्वल क्या होता है, cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस, लिख देते हैं B बाई H, बेस बाई हाइपोटेनस। अब A है ना, तो A के लिए बेस कौन सा होगा, A एंगल यहां पे है, A के सामने वाला तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना, और ये तो 90 के सामने वाला हाइपोटेनस हो गया, तो डेफिनेटली बेस यही होगा AB। तो A के लिए बेस हो गया AB, क्योंकि BC तो परपेंडिकुलर हो रहा है, तो बेस हो गया आपका AB, इसको आप लिख दीजिए AB, ठीक है। A के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया BC, तो बेस हो गया AB। और हाइपोटेनस ना चाहिए, हाइपोटेनस है AC, तो हाइपोटेनस लिख दिए इसको AC। अब देखिए AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू है 24 सेंटीमीटर, तो AB हो गया 24, और AC का वैल्यू निकाल चुके हैं कितना 25, तो हो गया 25। ये इस तरह से आपका आ गया cos A, तो sin A और cos A का वैल्यू आपने निकाल दिया। उसी तरह से इसी में सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें sin C और cos C का वैल्यू निकालना है, तो वो निकल जाएगा, यहां पे लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 sin C। फिर वही बात, sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। लेकिन अब C के लिए परपेंडिकुलर बदल जाएगा, A के लिए जो परपेंडिकुलर था वो C के लिए परपेंडिकुलर नहीं होगा, C ये है ना, तो एंगल C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, C के सामने वाला साइड, तो C के सामने वाला साइड क्या है AB, तो इसीलिए जो है इसको हम लिख देते हैं AB बाई, और हाइपोटेनस क्या होगा, B के सामने वाला 90 डिग्री के सामने वाला वो क्या हो गया AC, और AB का वैल्यू आपको पता है 24 सेंटीमीटर, और AC का वैल्यू पता है 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हो गया 24/25। फिर ढूंढना है आपको cos C, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, हाँ बेस बाई हाइपोटेनस। तो C के लिए बेस क्या होगा, C के लिए परपेंडिकुलर तो हो गया 24 AB, लेकिन बेस तब क्या होगा BC, तो C के लिए बेस हो गया BC, तो यहां पे लिख दिए BC, और हाइपोटेनस तो वही रहेगा 90 के सामने वाला AC, और BC का वैल्यू कितना है 7, और AC का वैल्यू कितना है 25, ये हो गया 7/25। तो इस तरह से आपने देखा कि sin A, cos A, sin C और cos C का वैल्यू निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13, ये फिगर आपका 8.13 का, फाइंड tan P माइनस cot R, ठीक है, tan P माइनस cot R निकालना है, तो tan P की वैल्यू निकाल लेंगे, cot R की वैल्यू निकाल लेंगे, पुट कर देंगे। बट इस फिगर में आप देखिए कि PQ पता है, PR पता है, बट QR पता नहीं है, तो सबसे पहले QR फाइंड करना होगा, वी हैव टू फाइंड QR। हाँ, QR अगर बेस है तो QR इक्वल क्या हो जाएगा, फिर अगर इसको बेस सपोज करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, यहां पे फॉर्मूला यूज होगा बेस इक्वल अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर QR अगर बेस है तो QR का वैल्यू फाइंड करने के लिए QR का फॉर्मूला होगा अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या हो रहा है PR,
तो क्यू आर इक्वल लिख देते हैं पी आर स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर क्या होगा पी क्यू स्क्वायर। हाँ, वैल्यू लिख देते हैं पी आर कितना है, पी आर का वैल्यू है 13, ये हो गया 13 स्क्वायर। अब माइनस क्यू आर कितना है, क्यू आर तो फाइंड ही करनी है, पी क्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है 12, तो 12 स्क्वायर, तो ये हो गया 13 का स्क्वायर 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। इसको माइनस कर देंगे तो माइनस करने पे आएगा 9 माइनस 4 हो गया 5, 6 माइनस 4 हो गया 2, 25 दैट्स इक्वल 5। तो इस तरह से जो है क्यू आर का वैल्यू निकल गया कितना 5 सेंटीमीटर में है, तो ये 5 सेंटीमीटर हो गया। अब निकालते हैं किसका वैल्यू tan p का और cot r का, फिर इसको माइनस कर देंगे। tan थीटा इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो p के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा ये ढूंढना होगा। आप जानते होंगे p के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, p के सामने वाला साइड। हाँ, किसी भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होता है, उसके सामने वाला साइड। तो p के सामने वाला कौन हो रहा है क्यू आर, तो क्यू आर हो गया परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा पी क्यू, तो यहां पे हो गया पी क्यू। अब क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 निकाल चुके हैं, और पी क्यू का वैल्यू कितना है वो पता है आपको 12, तो 5/12 हो गया tan p का वैल्यू। फिर निकालना है cot r, तो cot r निकालते हैं। तो cot r cot थीटा इक्वल टू क्या होता है b/p, बेस बाई परपेंडिकुलर। ठीक है, तो r के लिए बेस क्या होगा, r ये है ना, तो r के सामने वाला तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अपोजिट साइड, तो बेस हो गया क्यू आर, तो ये हो जाएगा आपका क्यू आर, और परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा पी क्यू, तो परपेंडिकुलर लिख दिए पी क्यू। क्यू आर का वैल्यू कितना 5 और पी क्यू का वैल्यू 12 दिया हुआ है, पी क्यू का वैल्यू 12 और क्यू आर का 5। तो अब जो हमें ढूंढना था क्या निकालना था, देयरफॉर tan p माइनस cot r, हाँ इक्वल tan p का वैल्यू कितना आया है 5/12, ये हो गया 5/12 माइनस cot r का वैल्यू कितना है, ये भी 5/12 है, तो क्या होगा 5/12 माइनस 5/12 क्या हो गया 0, इसका आंसर हो गया 0। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, if sin a equal 3/4 कैलकुलेट cos a and tan a। इस क्वेश्चन के लिए आप फिगर बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, बिना फिगर का भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। गिवन में क्या है, सिंस sin a इक्वल 3/4 और sin थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, sin थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो लिख सकते हैं P/H। ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है क्या cos a और tan a। तो परपेंडिकुलर अगर 3 लेते हैं तो हाइपोटेनस क्या होगा 4 हो जाएगा। एक्चुअली ये क्या है, एक रेशियो है, तो हम लोग को यहां से इस तरह से लिखेंगे परपेंडिकुलर इक्वल 3x। ठीक है, लिखेंगे लेट p इक्वल टू 3x और h इक्वल 4x। ठीक है, तो इस तरह से जो है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हो गया, बचा क्या, बचा बेस, तो बेस निकाल लेंगे। तो बेस इक्वल फॉर्मूला क्या होता है √h² माइनस p²। तो h का वैल्यू कितना है 4x, तो ये हो गया 4x का होल स्क्वायर, माइनस p का वैल्यू कितना है 3x, तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16x², माइनस यहां पे जो है p का वैल्यू 3 है, तो 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9x², है ना, ये हो जाएगा 16 माइनस 9 क्या हो जाएगा 7x²। ठीक है, तो यहां से हाइपोटेनस आ गया कितना √7x, ये निकल गया बेस। अब जिसकी वैल्यू निकालना है निकाल लेंगे, किसकी वैल्यू निकालना है cos a का, तो जाएगा देयरफॉर cos a इक्वल टू b/h, बेस में हाइपोटेनस होता है, बेस कितना निकाले हैं √7x, तो बेस आपका है √7x और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस है 4x, ये हो गया 4x,
तो फिर एक्स एक्स तक कैंसिल ही हो जाएगा, ये आ जाएगा √7/4। इसीलिए अगर हम यहां पे x नहीं भी लेते, अगर परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 लिखते और हाइपोटेनस का 4 लिखते, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। आगे निकालना है tan A। tan A इक्वल क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर 3x लिख देंगे, परपेंडिकुलर 3x, और बेस कितना, बेस का वैल्यू √7x, ये भी लिख देते हैं √7x, x x कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 कितना √7। तो इस तरह से जो है cos A और tan A की वैल्यू क्या हो गया, निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन 15 cot A इक्वल 8, लिखते हैं 15 cot A इक्वल 8, तो यहां से क्या हो जाएगा, cot A इक्वल 15 मल्टीप्लाई में है ना, उस साइड ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा 8/15। फिर वैसे ही cot A का फॉर्मूला ढूंढेंगे, cot A इक्वल टू क्या होता है, cot A इक्वल टू होता है बेस बाई परपेंडिकुलर B/P। अगर बेस को 8 सपोज करेंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 15, तो बेस 8 और परपेंडिकुलर 15, तो बचा क्या, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकाल लेते हैं पहले, तो हाइपोटेनस इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा √P² प्लस B²। P का वैल्यू 15, 15² प्लस 8², 15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा 289, और 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17। तो यहाँ पे हाइपोटेनस निकल गया 17। अब क्या फाइंड करना है, साइन A एंड सेक A, तो हो जाएगा देयरफॉर साइन A इक्वल, साइन थीटा क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस P/H इक्वल, P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है 15, तो P को लिख देंगे 15, और हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस का वैल्यू है 17, तो ये हो गया 17, तो 15/17 आ गया आंसर। फिर निकालना है सेक A। सेक A, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा इक्वल टू होता है H/B, हाइपोटेनस बाई बेस। फॉर्मूला अगर याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, इसलिए जो पहले वाले वीडियोस में हमने आपको जो फॉर्मूला बताया है उस वीडियोस को ध्यान से देखिए, फॉर्मूले को मेमोराइज करिए, नहीं तो प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूला याद हो जाएगा प्रैक्टिस करते करते। या फिर जो ट्रिक बताए हैं पंडित बद्री प्रसाद बटा हरि हरि बोल, वहां से भी आप फॉर्मूला को याद रख सकते हैं। तो सेक A इक्वल टू हो गया H/B, H का वैल्यू कितना, H का वैल्यू है 17, यहाँ पे लिख देंगे 17, और बेस कितना, बेस का वैल्यू है आपका 8, ये हो गया 17/8। तो इस तरह से जो है साइन A और सेक A का वैल्यू क्या हो गया, आ गया, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, गिवन सेक थीटा इक्वल 13/12, हाँ, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक ratios. You know how many trigonometric ratios? There are only 6 trigonometric ratios: sine, cos, tan, cot, sec and cosec. Here you have to given one trigonometric ratio sec theta, and you have to find all other trigonometric ratios, means 5 other trigonometric ratios. सेक थीटा इक्वल 13/12, सेक थीटा इक्वल 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस बाई बेस H/B, ठीक है। तो अगर हाइपोटेनस 13 हो रहा है तो बेस क्या होगा 12, तो यहां पे हाइपोटेनस और बेस तो पता हो गया, बचा क्या, तो तीसरा साइड बच गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होगा निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर इक्वल टू सिंस P इक्वल √H² माइनस B²। H की वैल्यू हाइपोटेनस वैल्यू 13 स्क्वायर माइनस B की वैल्यू 12 स्क्वायर,
13 स्क्वायर 169, 12 स्क्वायर 144, माइनस कर लेंगे, 9 से 4 चला गया 5, 6 से 4 चला गया 2, 25, दैट्स इक्वल टू 5। परपेंडिकुलर निकल गया। जब आपको हाइपोटेनस पता है 13, बेस पता है 12 और परपेंडिकुलर पता है 5, तो बाकी जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है सबका वैल्यू हम लोग आराम से निकाल लेंगे। जैसे पहला रेशियोज क्या है, साइन थीटा। हाँ, तो साइन थीटा इक्वल पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। पी की वैल्यू कितना निकाले हैं 5, तो पी की वैल्यू लिख देते हैं 5, और एच की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 13, 5/13 निकल गया। कॉस थीटा इक्वल बी बाई एच। हाँ, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। बेस की वैल्यू 12, तो बी का वैल्यू लिख दिए 12 और एच हाइपोटेनस वैल्यू 13 लिख दिए 13, ये आ गया कॉस थीटा। फिर निकालना है टेन थीटा इक्वल पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। हाँ, परपेंडिकुलर क्या होगा, परपेंडिकुलर निकाल चुके हैं 5, तो परपेंडिकुलर लिख दिए 5 और बेस कितना है 12, तो बेस का वैल्यू हो गया 12। फिर हो गया कितना कॉट थीटा क्या होगा b बाई पी, जस्ट इसका उल्टा, b का वैल्यू 12 और p का वैल्यू 5, b का वैल्यू 12 है ना, p का वैल्यू 5 है। कॉट के बाद सेक, तो सेक तो ऑलरेडी दिया हुआ है ही, हमको नेक्स्ट निकालना है कॉसेक थीटा क्या होगा h बाई पी, हाइपोटेनस कितना h का वैल्यू 13, ये हो गया 13, ठीक है, और बेस का वैल्यू क्या निकलना, परपेंडिकुलर p का वैल्यू 5, तो ये हो जाएगा 13/5, ये हो गया सारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। यहां पे एंगल ए और एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, सच दैट कॉस ए इक्वल कॉस बी। ठीक है, लिखते हैं कॉस ए इक्वल कॉस बी, क्या हो जाएगा, प्रूफ करना है, शो दैट एंगल ए इक्वल एंगल बी, मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल प्रूफ करना है। अगर ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर दें तो एंगल ए इक्वल एंगल ई बी हो जाएगा। सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा कि इसके सारे साइड्स को प्रोपोर्शनल दिखाने होंगे। अगर इसके करस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाए तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलर जब होगा तो एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग दिखाने के लिए क्या करते हैं, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी आपका गिवन है। कॉस ए इक्वल क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस, तो ए के लिए तो ये परपेंडिकुलर होगा, बेस हो जाएगा आपका ये क्या है क्यू ए, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा पी ए, तो क्यू ए बाई पी ए इक्वल कॉस बी। बी के लिए यहां पे देखेंगे, बी के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस एम एन होगा, तो बेस ये होगा बी एन, तो कॉस बी का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस का वैल्यू क्या हो गया यहां पे एन बी और हाइपोटेनस एम वी लिख दिया। अब ये एक ही ट्रायंगल में है ना, क्यू ए पी ए, जो क्यू ए और पी ए है एक ही ट्रायंगल में, हमको करस्पॉन्डिंग करना है, इसका करस्पॉन्डिंग ये लाना है, इसके करस्पॉन्डिंग ये लाना है, और इसके करस्पॉन्डिंग ये लाना है। तो इसी के लिए जो क्यू ए है वो तो ठीक है, तो क्यू ए के करस्पॉन्डिंग कौन होगा एन बी, एन बी इधर है, इस एन बी को अगर इस साइड लाएंगे, ये मल्टीप्लाई में है ना, न्यूमरेटर में इधर आएगा तो डिनोमिनेटर हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो क्यू ए बाई हो गया एन बी, और जो पी ए डिवाइड में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा पी ए बाई एम बी। अगर नहीं समझ में आता हो तो एक स्टेप आप बीच में और बढ़ा सकते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
क्यू ए इंटू एम बी इक्वल ये हो जाएगा पी ए इंटू एन बी। अब हमने अगले स्टेप पे क्या किया, क्यू ए को रहने दिया, पी ए को रहने दिया, एन बी को इधर ले आया, इंटू में है तो एन बी डिवाइड में हो गया, और जो एम बी इधर मल्टीप्लाई में उसको उधर कर दिया तो एम बी डिवाइड में आ गया। तो ये हो गया क्यू ए बाई एन बी इक्वल पी ए बाई एम बी। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, कुछ सपोज कर लेते हैं के, ठीक है। अब के सपोज किए तो यहां से क्यू ए का वैल्यू और पी ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर क्यू ए इक्वल क्या हो जाएगा, एन बी उधर चला जाएगा तो के इंटू एन बी, और पी ए का वैल्यू निकालेंगे तो पी ए इक्वल क्या हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा के इंटू एम बी। तो क्यू ए और पी ए का वैल्यू निकाल दिए। हाँ, क्यू ए और पी ए का वैल्यू निकल, जब क्यू ए पी ए निकल गया तो बचा क्या, पी क्यू। तो हम लोग पी क्यू का वैल्यू निकालेंगे और एम एन के साथ कंपेयर कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग निकाल लेते हैं पी क्यू बाई एम एन, फिर लिखते हैं अगेन पी क्यू बाई एम बी, ठीक है। पी क्यू क्या होगा, पी क्यू परपेंडिकुलर है तो अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, ठीक है। और एम वी क्या है, ये है ना, तो एम वी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट परपेंडिकुलर ये ना है, क्या है, हम लोग निकाल रहे हैं पी क्यू का वैल्यू ना, पी क्यू, तो ये हो गया पी ए स्क्वायर माइनस क्यू ए स्क्वायर, और दूसरा निकाल रहे हैं एम बी, पी क्यू के क्रॉसपॉन्डिंग एम एन होगा ना, तो पी क्यू के क्रॉसपॉन्डिंग हम लोग को लेना है एम एन, और एम एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट हाइपोटेनस है एम बी स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर एम एन, ये हो गया एम एन स्क्वायर। अब जो पी ए है उसका वैल्यू पता हम लोग को के इंटू एम बी, तो पी ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इंटू एम वी स्क्वायर माइनस क्यू ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, के इंटू एन बी, तो जाएगा के स्क्वायर इंटू एन बी स्क्वायर ना, ये एम एन इक्वल टू होगा अंडर रूट हाइपोटेनस एम वी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। हाँ, तो ये हो गया एम बी स्क्वायर माइनस एम एन तो हम लोग निकाल ही रहे ना, तो एम एन इक्वल टू अंडर रूट एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर ठीक है। तो यहां पे आ गया अंडर रूट, ये जस का तस लिख देते हैं, एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर। अब इसमें से क्या करते हैं, के स्क्वायर कॉमन लेते हैं, तो के स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रूट से बाहर आएगा तो के हो जाएगा, तो हो जाएगा के अंडर रूट एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, ठीक है। और बाई नीचे ये ऑलरेडी है ही क्या, एम बी स्क्वायर माइनस एन बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू आ गया कितना, के। तो आप देख लीजिए ये इसका वैल्यू भी के है, इसको लिख देते हैं फर्स्ट, तो फ्रॉम फर्स्ट क्या हो जाएगा, फ्रॉम फर्स्ट ये है आपका क्यू ए बाई एन बी इक्वल ये क्या है, पी ए बाई एम वी इक्वल के, और यहां भी के किसका वैल्यू आया है, पी क्यू बाई एम एन, इक्वल हो गया पी क्यू बाई एम एन। तो देख सकते हैं इन दोनों रेशियो का वैल्यू के है और इसका भी वैल्यू के है, ये तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। कैसे कैसे हो रहा है, क्यू ए बाई एन बी बेस के साथ, पी ए बाई एम बी हाइपोटेनस के साथ, और पी क्यू बाई एम एन परपेंडिकुलर के साथ। तो ये तीनों साइड क्या हो गया, प्रोपोर्शनल हो गया, और जब तीनों साइड प्रोपोर्शनल होंगे तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएगा। हेंस ट्रायंगल
पी क्यू ए सिमिलर ट्रायंगल एम एन बी, है ना। पी क्यू ए सिमिलर हो गया किसके, एम एन बी का। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल उसके क्या होते हैं, इक्वल होता है। देयरफॉर एंगल ए इक्वल एंगल बी, एंगल ए इक्वल एंगल बी। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 7, इफ कॉट थीटा इक्वल 7/8। हाँ, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कॉट थीटा इक्वल 7/8। फिर वैसे ही कॉट थीटा इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, बी बाई पी, बेस बाई परपेंडिकुलर। तो बेस हो गया 7, परपेंडिकुलर हो गया 8, तो बचा क्या, हाइपोटेनस। एच निकाल लेंगे, तो एच इक्वल क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू 8 स्क्वायर अब प्लस बी का वैल्यू 7 स्क्वायर। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 7 का स्क्वायर 49। ऐड कर देते हैं 113 अंडर रूट इसका निकलेगा नहीं, हाइपोटेनस ये हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है नंबर 1 में साइन थीटा और कॉस थीटा है। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है, पी बाई एच। परपेंडिकुलर कितना, 8 हो गया। हाइपोटेनस कितना, हाइपोटेनस की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, अंडर रूट 113 113। और फिर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच। बेस का वैल्यू कितना, बेस का वैल्यू 7, तो हो जाएगा 7 बाई अंडर रूट 113। निकल गया। एक कॉट थीटा का भी वैल्यू है, वो निकालेंगे लेकिन सेकंड में। फर्स्ट में क्या है, फर्स्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ईजी अगर करना हो तो ये किस फॉर्मूला पर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर अब माइनस बी है साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई नीचे भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो 1 का स्क्वायर अब माइनस कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 8/113। इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा 8 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बाई नीचे है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, 7 बाई अंडर रूट 113। ये हो जाएगा 7 बाई अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस इसका करेंगे 8 का स्क्वायर 64 बाई रूट 113 का स्क्वायर क्या होगा 113। स्क्वायर का रूट करते हैं खत्म हो जाता है। नीचे भी हो गया 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बाई 113। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 113। ये आ जाएगा यहाँ पे 113 माइनस 64 और नीचे आ गया एलसीएम 113। यहाँ पे भी आ जाएगा 113 माइनस 49। ये 113 कैंसल, ये आ गया कितना, माइनस कर देंगे, 13 में से 4 चला गया, ये आ गया कितना 9 और ये हो गया 10 में से गया 4 49 और इधर हो गया 13 में से 9 चला गया 4, हाँ, और 10 में से 4 गया 6। ये हो गया आंसर 49/64। ये हो गया फर्स्ट नंबर। और सेकंड नंबर क्या है, कॉट थीटा। हाँ, ये तो बहुत सिंपल, इतना में ही आ जाएगा। सेकंड नंबर है कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट थीटा इक्वल क्या होता है, कॉट थीटा इक्वल टू होता है बी बाई पी। तो बी बाई पी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बी का वैल्यू 7, तो 7 हो गया, और पी का वैल्यू, तो पी का वैल्यू कितना ऑलरेडी है 8। ये हो गया 8, 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। ये ऐसे भी जो है कॉट थीटा का वैल्यू दिया ही है 7/8 और हमें कॉट स्क्वायर थीटा निकालनी है, तो 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा,
जो आ गया 49/64। क्वेश्चन नंबर 8, हाँ क्वेश्चन नंबर 8 है इफ 3 cot A इक्वल 4 चेक वेदर दिस इक्वल टू दिस और नॉट। बस वैसे ही है। 3 cot A इक्वल 4 गिवन पता है आपको, यहां से cot A की वैल्यू आ जाएगी cot A इक्वल 3 मल्टीप्लाई में है ना, इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो cot A इक्वल हो गया 4/3 और cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर b/p। तो बेस हो गया 4, परपेंडिकुलर हो गया 3, बचा क्या h हाइपोटेनस। हाइपोटेनस निकाल लेंगे, h इक्वल क्या होगा फॉर्मूला √p² प्लस b², p² प्लस b²। तो p का वैल्यू 3 तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 हो गया 25, दैट्स इक्वल 5। h का वैल्यू आ गया कितना 5। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे दिखाना है कि ये इक्वल टू ये होगा या नहीं। इसमें जो जरूरत है वो सबका वैल्यू पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे। जैसे इसमें tan a की जरूरत है, cos a की जरूरत है, sin a की जरूरत है। ठीक है, तो लिखते हैं tan a, तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं। नाउ tan a इक्वल tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, हाँ तो a के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया, परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस क्या हो गया, बेस है 4, तो 3/4 tan a निकल गया। फिर हमको जरूरत है cos a और sin a का, ये भी निकाल लेते हैं। तो cos a इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, तो a के लिए बेस क्या हो जाएगा, a के लिए यहाँ पे बेस का वैल्यू ढूंढना है ना, बेस ऑलरेडी हमें पता है 4, b का वैल्यू हो गया 4 और h का वैल्यू हम लोग ढूंढ चुके हैं 5, h इक्वल टू 5। फिर जरूरत पड़ेगी उसमें साइन a, तो साइन a इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा p/h, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना 3 हो गया और हाइपोटेनस h का वैल्यू 5। तो इस तरह से जो है सबका वैल्यू निकल गया। अब हम लोग देखते हैं LHS और RHS का वैल्यू सेम आ रहा है या नहीं। तो LHS लिखते हैं, LHS है 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो 1 माइनस tan a का वैल्यू कितना है, tan a का वैल्यू है 3/4, तो tan a का वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं 3/4, स्क्वायर है ये हो गया होल स्क्वायर, 1 प्लस फिर क्या है tan स्क्वायर है, tan a का वैल्यू कितना है 3/4, ये हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, एलसीएम हो गया 16, 16 माइनस 9, इसका एलसीएम हो गया 16, 16 प्लस 9, 16 16 कैंसल, 16 में से 9 चला गया 7 और 16 प्लस 9 25, ये हो गया। LHS का वैल्यू आया 7/25। अब RHS निकालते हैं। RHS की वैल्यू है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब cos a का वैल्यू क्या है, cos a है आपका 4/5, ये लिख देते हैं 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन a का वैल्यू कितना है 3/5, यहाँ पे लिख देते हैं 3/5 होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25, एलसीएम हो गया 25, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9 दैट्स इक्वल टू 7/25। तो क्या देख रहे हैं LHS का वैल्यू भी दिस आ रहा है 75/25, 7/25 और RHS की वैल्यू भी है 7/25। तो क्या हो गया दोनों इक्वल हो गया, तो लिख देंगे देयरफॉर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a।
इन ट्रायंगल ABC, हाँ क्वेश्चन नंबर 9 है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC बना लिया जिसका राइट एंगल है B पे राइट एंगल कर दिए, ABC हो गया। इसमें गिवन है tan A इक्वल 1/√3, लिखते हैं tan A इक्वल 1/√3। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। अब यहाँ पे देखना है A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा। A तो ये है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है ना, तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? BC, ये हो जाएगा BC, और बेस क्या हो जाएगा? AB, ये हो गया AB। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि BC का वैल्यू आ रहा है कितना? 1, BC का वैल्यू लिख दिया 1, और AB का वैल्यू √3, ये हो गया √3। अब क्या करेंगे? AC जो बचा हुआ है वो निकाल लेंगे, तो हो जाएगा देयरफॉर AC इक्वल √AB² प्लस BC²। तो √AB का वैल्यू है √3, तो √3², अब BC का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर 3 + 1 दैट्स इक्वल टू 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 2, तो AC का वैल्यू आ गया 2। अब इसमें जो जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो सारे की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे। इसमें ज़रूरत है sin A, cos C, sin C, ठीक है, निकाल लेते हैं। नाउ sin A, sin थीटा इक्वल टू होता है P/H। तो A के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? A के लिए परपेंडिकुलर हो गया BC, तो ये हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस तो सबके लिए वही होगा AC। तो BC की वैल्यू 1 लिख दिए 1, और AC की वैल्यू 2 लिख दिए 2, sin A का वैल्यू आ गया। फिर जरूरत है cos A, तो cos A इक्वल टू B/H, बेस बाय हाइपोटेनस। तो A के लिए बेस क्या हो जाएगा? A के लिए तो परपेंडिकुलर BC हुआ, बेस हो जाएगा AB, ये हो गया AB, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा? AC। AB का वैल्यू क्या है? AB का वैल्यू है √3, तो लिख देंगे √3, अब बाई AC का वैल्यू 2, AC का वैल्यू 2। sin A और cos A निकल गया ना। अब जरूरत है cos C और sin C का, ये भी निकाल लेते हैं। sin C, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/H। तो C के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा? एंगल CA है ना, इसके लिए परपेंडिकुलर सामने वाला साइड, जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर हो गया AB, और हाइपोटेनस AC। AB का वैल्यू कितना? √3, और AC का वैल्यू 2, sin C निकल गया। फिर है cos C, बेस बाय हाइपोटेनस। C के लिए बेस क्या हो जाएगा? C के लिए सामने वाला ये हो गया परपेंडिकुलर, बेस हो गया BC, ये हो जाएगा BC, और हाइपोटेनस AC। BC की वैल्यू 1 और हाइपोटेनस AC की वैल्यू 2, सबका वैल्यू निकल गया। अब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ पुट कर देंगे। यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट में है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। तो आराम से निकाल लेंगे। sin A का वैल्यू कितना है? 1/2, लिख देते हैं 1/2 इंटू cos C का वैल्यू कितना है? ये भी 1/2, 1/2 हो गया, प्लस cos A का वैल्यू कितना है? √3/2, लिख देते हैं √3/2 इंटू sin C का वैल्यू कितना है? ये भी √3/2, लिख देते हैं √3/2। इसको सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 1/4, 2 2 जा 4, अब प्लस √3 इंटू √3, 3/4, 4 और 4 का क्या हो गया? एलसीएम 4, 1 + 3 दैट्स इक्वल टू 4/4, कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 1। इस तरह से जो है फर्स्ट निकल गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही cos A cos C sin A sin C सबका वैल्यू पता है, cos A cos C sin A sin C सबका वैल्यू पता है। सबको यहाँ पे रख करके पुट करके सॉल्व कर सकते हैं आराम से, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? cos A इंटू cos C माइनस
साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए का वैल्यू क्या है? कॉस ए का वैल्यू है √3/2, लिख देते हैं √3/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी का वैल्यू कितना है? 1/2, लिख देते हैं 1/2 माइनस साइन ए। साइन ए का वैल्यू कितना है? 1/2 इंटू साइन सी। साइन सी का वैल्यू कितना है? √3/2, लिख देते हैं √3/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, आ गया √3/4 माइनस इसको सॉल्व करेंगे √3/4, दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया, दैट्स इक्वल टू 0। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल्ड एट Q। तो ट्रायंगल PQR बना लेते हैं। राइट एंगल किस पे है? Q पे है। Q राइट एंगल होगा, ये हो जाएगा PQR। हाँ, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q गिवन है PR प्लस QR इक्वल 25 सेंटीमीटर। लिखते हैं सिंस PR प्लस QR इक्वल 25। ठीक है, तो PR और QR ये दोनों में से किसी एक को हम लोग सपोज कर लेते हैं X। ठीक है, PQ का वैल्यू 5 है, तो PQ को लिख दिए 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे PR प्लस QR 25 है ना, तो सपोज कर लेते हैं QR का वैल्यू X, तो यहाँ से PR निकल जाएगा, तो हो जाएगा PR प्लस X इक्वल 25। तो यहाँ से PR इक्वल हो जाएगा कितना? 25 माइनस X। तो PR का वैल्यू आ गया 25 माइनस X। इस चीज़ को ध्यान से समझना है। PR प्लस QR गिवन है आपका 25 क्वेश्चन में, है ना, दिया हुआ। PR और QR को हम लोग X सपोज कर लिए, तो QR को X लिख दिए 25, तो PR का वैल्यू क्या आएगा? X उधर आ जाएगा, तो 25 माइनस X। PR का वैल्यू आ गया 25 माइनस X। अब हम राइट ट्रायंगल का जो है वो फॉर्मूला लगा लेते हैं, तो उस फॉर्मूला से X की वैल्यू निकाल लेंगे। राइट ट्रायंगल में क्या होगा? लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल PQR। ठीक है, इस ट्रायंगल में अगर आएंगे तो क्या हो जाएगा? PR स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। कैसे होगा? राइट ट्रायंगल फॉर्म होता है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जाएगा हाइपोटेनस हो गया PR, तो PR स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया PQ, PQ स्क्वायर, और बेस हो गया QR स्क्वायर। लिख दिए, वैल्यू सबका पुट करते हैं, फिर सॉल्व करके X का वैल्यू आप निकाल लेंगे। PR का वैल्यू कितना है? 25 माइनस X, 25 माइनस X का होल स्क्वायर इक्वल PQ का वैल्यू कितना है? 5, तो 5 स्क्वायर प्लस QR, तो QR का वैल्यू कितना है? X, तो X स्क्वायर। अब इसको A माइनस बी होल स्क्वायर पर क्या करेंगे? एक्सपेंड कर देंगे। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 2AB, तो 2 इंटू 25 इंटू X, 2AB प्लस B स्क्वायर X स्क्वायर इक्वल 5 का स्क्वायर 25 प्लस X स्क्वायर, X स्क्वायर कैंसल, ये क्या हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 625 माइनस 25 टू जा 50, 50 इंटू X, तो 50X इक्वल 25। हाँ, इसको इस साइड कर देंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इस तरफ करेंगे माइनस हो जाएगा। 625, 25 को इधर लाएंगे तो माइनस 25 इक्वल माइनस 50 को उधर कर देंगे तो प्लस हो जाएगा 50X। तो ये हो गया 625 माइनस 25 क्या हो जाएगा? 600 इक्वल 50X। देयरफॉर X इक्वल 600 बाई 50। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 60 में डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा? 12। X का वैल्यू आ गया 12, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब अगर यहाँ से देखें तो सबका वैल्यू आ जाएगा, है ना। PQ का वैल्यू कितना है? 5 सेंटीमीटर। QR का वैल्यू कितना है? X, और X का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 12, ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। और PR का वैल्यू कितना है? 25 माइनस X, तो 25 माइनस 12, X का वैल्यू कितना आया है? 12, ये हो जाएगा कितना? 13, ये हो जाएगा 13 सेंटीमीटर।
तो इस तरह से जो है पी आर का वैल्यू आ गया। अब जो फाइंड करना है सबका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। साइन पी, हाँ, देयरफॉर साइन पी, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पी बाई एच। तो पी के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, पी ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर सामने हो जाएगा ये क्यू आर, लिख देंगे क्यू आर। अब बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, पी आर। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है, एक्स, या इसका वैल्यू 12, तो आ गया 12। अब बाई पी आर निकाल चुके 13, तो 12/13 हो गया आंसर। फिर निकालना है कॉस पी, तो कॉस पी क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बेस बाई हाइपोटेनस। तो पी के लिए बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो ये हो गया, बेस हो जाएगा ये पी क्यू, लिख देंगे पी क्यू। अब बाई हाइपोटेनस क्या होगा, पी आर, ये भी लिख देंगे। पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है 5, और पी आर का वैल्यू निकाल चुके हम लोग यहाँ पे 13 सेंटीमीटर, ये हो गया 13, तो ये निकल गया 5/13। फिर निकालना है tan p, तो tan थीटा क्या होता है, p बाई बी। तो p के लिए परपेंडिकुलर कौन हो गया, क्यू आर, परपेंडिकुलर क्यू आर। अब बाई बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू, क्यू आर का वैल्यू कितना है, क्यू आर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 12, ये हो गया 12, और पी क्यू का वैल्यू 5, ये हो गया 12/5, ये हो गया आंसर। इस तरह से साइन पी, कॉस पी और टैन पी, ये तीनों का वैल्यू फाइंड करना था, तीनों की वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 11, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं, ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फिर फॉल्स है, फिर उसको जस्टिफाई भी करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। मतलब tan a का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होगा। क्या ये सही है, नहीं। tan a की वैल्यू 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और 1 से बड़ा भी हो सकता है। कैसे, इसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं। tan थीटा इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, परपेंडिकुलर बाई बेस, राइट। अब परपेंडिकुलर और बेस के वैल्यू पे डिपेंड करता है tan थीटा का वैल्यू। अगर परपेंडिकुलर और बेस दोनों इक्वल हो, सपोज करते हैं ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, सपोज करते हैं कि ये थीटा या एंगल ए जो भी है, अगर जितना परपेंडिकुलर का लेंथ है उतना ही अगर बेस का लेंथ हो जाए तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर के, तब उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो tan थीटा का वैल्यू 1 भी हो सकता है। बट अगर यहाँ पे ये परपेंडिकुलर का वैल्यू ज्यादा हो जाए और बेस का वैल्यू कम हो जाए, इस तरह से ये एंगल है जो भी है, तो यहाँ पे अगर परपेंडिकुलर जो है ये ज्यादा है और एच का, ये बी का वैल्यू क्या है, छोटा है, बेस का वैल्यू छोटा है। परपेंडिकुलर बड़ा है और बेस छोटा है, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है। जब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा तो उससे जब डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। जैसे सपोज करते हैं परपेंडिकुलर 12 है, अब बेस आपका 3 है, तो 12/3 क्या आएगा, 4, डेफिनेटली 1 से बड़ा हो गया। इस कंडीशन में tan थीटा का वैल्यू 1 से बड़ा भी हो सकता है। और अगर परपेंडिकुलर छोटा हो, बेस बड़ा हो, सपोज करते हैं परपेंडिकुलर और बेस इतना बड़ा है, ये आपका एंगल है थीटा, या जिसको ए बोल रहे हैं, ये हो गया परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू छोटा है बट बेस क्या है, बड़ा है। तो बड़ा होने की वजह से क्या होगा, अगर बेस का वैल्यू यानी डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा और न्यूमरेटर छोटा होगा तो उसको डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा हो जाएगा। जैसे अगर सपोज करते हैं कि परपेंडिकुलर आपका 5 है, 5 सेंटीमीटर, और बेस है 15 सेंटीमीटर, तो 5/15 डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1/3, यानी 0.333 समथिंग हो जाएगा। यानी 0 से भी ये क्या हो जाएगा उसका वैल्यू, ये इसका वैल्यू 1 से छोटा हो गया, 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है। डिनोमिनेटर अगर आपका बड़ा होता है उस कंडीशन में क्या होगा, उसका वैल्यू डेफिनेटली 1 से छोटा होगा।
तो tan a की वैल्यू जो है ऑलवेज लेस देन 1, ये क्या हो गया आपका फॉल्स, ये फॉल्स हो गया। tan a की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, 1 से लेस भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। सेक ए इक्वल है 12/15। अब आप देखिए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, हाइपोटेनस बाई बेस। ठीक है, अगर सेक ए का वैल्यू 12 है और हाइपोटेनस 12 हो गया और बेस 5 है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पॉसिबल है, क्योंकि वी नो दैट हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। हाइपोटेनस तो हमेशा बड़ा होता है परपेंडिकुलर बेस से, यहां भी आपका बेस 5 है और उससे बड़ा है हाइपोटेनस 12 है, ये तो पॉसिबल है। इसलिए सेक ए का वैल्यू 12/a किसी एंगल के लिए हो सकता है, ये हो गया आपका ट्रू। हाँ, क्योंकि यहां पे हाइपोटेनस 12 हो रहा है और बेस जो है 5 हो रहा है, हाइपोटेनस वैल्यू बेस से बड़ा होता ही है, इसलिए ये सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसेकेंट a, ये तो फॉल्स हो गया। आपको मैंने बताया था कि जो cos है वो कोसाइन का एब्रिविएशन है। हाँ, साइन SINE का एब्रिविएशन साइन था, SIN, कोसाइन का एब्रिविएशन cos था, टेंजेंट का एब्रिविएशन tan था, कोटेंजेंट का एब्रिविएशन cot था, और जो कोसेकेंट है उसका एब्रिविएशन कॉसेक होता है, न कि कॉस होता है। सेकेंट का एब्रिविएशन सेक था, तो कॉसेकेंट जो है उसका एब्रिविएशन कॉसेक होगा, न कि कॉस होगा। कॉस कोसाइन का एब्रिविएशन है, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया फॉल्स। और क्वेश्चन नंबर 4 की जब बात करें तो यहां पे देखते हैं cot a इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। मैंने आपको बताया था कि जो हम लोग cot थीटा लिखते हैं या cot a लिखते हैं, इसके साथ ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं है। ये एंगल a के लिए cot अगर है तो cot का जो फॉर्मूला होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी एंगल a के लिए बेस और परपेंडिकुलर का जो रेशियो होगा वो cot a का वैल्यू होगा। यहाँ पे cot और a क्या है, प्रोडक्ट के फॉर्म में नहीं है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो गया फॉल्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइन थीटा इक्वल 4/3, इसको देखते हैं। तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है फॉर्मूला, साइन थीटा इक्वल टू होता है P/H, और यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू कह रहा है 4/3, तो परपेंडिकुलर 4 हो रहा है और हाइपोटेनस 3 हो रहा है। जैसा मैंने अभी आपको बताया हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस तो हमेशा परपेंडिकुलर बेस दोनों से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे हाइपोटेनस छोटा हो रहा है, परपेंडिकुलर बड़ा हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ये हो गया आपका फॉल्स, क्योंकि इस कंडीशन में हाइपोटेनस छोटा हो रहा है परपेंडिकुलर से, जबकि हाइपोटेनस परपेंडिकुलर से छोटा नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, ये जो है वीडियो आप जो देख रहे हैं इसमें चैप्टर 8.1 जो NCERT का है, इसके पूरे सॉल्यूशन को आपको सामने रखा गया है और हर सॉल्यूशन को आपको अच्छी तरीकों से समझाया गया है। और इसके पहले जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का जो भी वीडियोस 1 से लेकर के लेक्चर 1 से लेक्चर 7 तक दिया गया है, उसी पर आधारित ये सारे चैप्टर का क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को जो है आप देख सकते हैं, और अगर इस क्वेश्चन को बनाने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो इसके पहले वाले वीडियो में जो फॉर्मूले आपको बताया गया है उस फॉर्मूले को कंसीडर करिए, उसको माइंड में रखिए, आपको आसानी से सब बात समझ में आ जाएगी। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि रिसेंट वीडियो आपको इमीडिएटली मिलेगा, और दूसरा बेनिफिट ये है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो हर एक सेक्शन का, हर एक चैप्टर का जो है प्लेलिस्ट में सारे वीडियो एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज है। आप किसी भी टॉपिक का, किसी भी चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का उस प्लेलिस्ट से आप कंटिन्यूअस वीडियो भी देख पाएंगे, और निश्चित रूप से इस चैनल से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, आप उसका लाभ उठाएंगे। इसलिए